बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, पिछले 10 दिन से लाहौर के अंदर जो मामला हो रहे हैं वो आप सब के सामने हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक काबीना की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में तहरीक लब्बैक के एहतजाज को भी नज़र बहस लाया गया है और इस बात का फ़ैसला किया गया है कि अब इस एहतजाज से सख्ती से निपटा जाएगा और इससे सख्ती से निपटने के लिए उन्होंने हर तरह के इक़दाम करने की इजाज़त दे दी है। तो अब वो क्या इक़दाम करने जा रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अब क्या मौक़िफ़ अपनाने जा रहे हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो मीटिंग आज बुलाई उसका मेन एजेंडा ही यही था, क्योंकि बैरून मुल्क से पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने मुल्क के अंदर ये एहतजाज को ख़त्म करे। क्योंकि इस एहतजाज का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए। लेकिन जो ये एहतजाज कर रहे हैं और जिन्होंने ये अपना मुतालबा रखा है वो इस नौयत को नहीं समझते कि फ़्रांस के सफ़ीर को हम कैसे निकाल सकते हैं। फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए हमें किन इक़दाम की ज़रूरत है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सारी बातें वो नहीं समझते। उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा है और जो दूसरा उनका मेन मुतालबा सामने आया है वो ये आया है कि वो चाहते हैं कि जी साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाए, चूँकि अदालत का आर्डर आ चुका है। तो ये दो उनके मेन मुतालबात हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करने के लिए उनके साथ सख्ती से निपट रही है और दूसरी तरफ वो भी उसका मुकाबला कर रहे हैं। दोनों तरफ जानें हमारी अपने भाइयों की जा रही हैं। आज की इतलात के मुताबिक जो मरीदके के नज़दीक इनका तसादम हुआ है, क्योंकि वो लाहौर से अब निकल गए हैं। शेखुपुरा में उन्होंने क़याम किया हुआ था, अब वो शेखुपुरा से निकल कर तो गुजरांवाला की तरफ रवाना हो गया और फिर उन्होंने जेहलम से होकर इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया है। और गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि हम इनको जेहलम से आगे नहीं आने देंगे, किसी सूरत भी इनको जेहलम से आगे क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने दो इक़दाम किए हैं। जो पहला इक़दाम किया है वो ये किया है कि रेंजर्स को 60 रोज़ के लिए पंजाब के अंदर बुला लिया गया है और दूसरा इक़दाम ये किया गया है कि हर तरह की फ़ोर्स और हर तरह के हथियार को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब जो उनका मुतालबा है, अगर उसके ऊपर हम बात करें तो वो मुतालबा बनता नहीं है। एक तरफ हम ये भी अगर करके देख लें कि हम फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा और इसका फ़ायदा क्या होगा। यानी कि एहतजाज हम अपने मुल्क में कर रहे हैं, रोना हम अपने मुल्क में डाल रहे हैं, अवाम हमारी मार रही है, सफ़ीर हम उनका निकाल देते हैं। इसका क्या रिज़ल्ट होगा और इसका क्या यकीन हो जाएगा हमें कि फ़्रांस दोबारा गुस्ताही नहीं करेगा, तौहीन रसालत नहीं करेगा। इसकी श्योरिटी तो आपको नहीं मिलेगी और ना हमें मिलेगी। तो फ़्रांस को निकालना या फ़्रांस को रखना मुल्क के अंदर ये एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है कि दुनिया को ये चीज़ का यकीन दिलाया जाए कि इस्लामोफोबिया क्या है, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमें किस तरह काम करना है, ये लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए और उनको ये भी बताया जाए कि हमारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं। तो जो कोई भी उनकी शान में गुस्ताही करता है तो हमारे दिलों में दुख होता है। तो यही सारी बात और यही सारा एजेंडा वज़ीर-ए-आज़म साहब पिछले 2 साल से लेके चल रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी तकरीर की, जहाँ जहाँ उनको प्लेटफॉर्म मिला उन्होंने इस चीज़ का लोगों को यकीन दिलाया कि हम इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जाना चाहिए। मुसलमानों को हर खित्ते में और हर मुल्क के अंदर मुसलमानों को तंग दस्ती का सामना है। भारत की हम बात करें, भारत के अंदर भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। चीन की बात करें, चीन के अंदर भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अमेरिका की बात करें, उधर भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कनाडा की बात करें, कनाडा में भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। शाम, बर्मा, फ़लस्तीन, ये सारी हमारे सामने मिसालें हैं। ईरान, उसके अलावा इराक़, ये सारी मिसालें हमारे सामने कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है जहाँ जहाँ भी मुसलमान अक्सरियत में हैं। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हमें सब मुसलमानों को इकट्ठा करना होगा। हम मुल्क के अंदर एहतजाज जितना मर्ज़ी कर लें, अपने मुल्क की तबाही करेंगे, अपने मुल्क को तबाह कर देंगे, तो इसका मुल्क के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुख्तसरन ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस एजेंडे के ऊपर चल रही है वो एजेंडा हमारे मुल्क को ज़ेब नहीं देता। इस एजेंडे की वजह से तहरीक लब्बैक के ऊपर एक तलवार नहीं लटक रही है। यानी कि बैनुल अक़वामी मीडिया ये आवाज़ उठा रहा है अब कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दहशतगर्दी की तंजीमों में शामिल कर दिया जाए। तो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर
कलअदम तंजीमों में शामिल कर दिया जाता है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें शामिल कर दिया जाता है, तो इसका नुकसान तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही होगा। तो हुकूमत उनसे हर सतह पे ये बात करने को तैयार है कि आप ये एहतजाज ख़त्म कर दें, लोगों को आसानी दें, रास्ते खोल दें। आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप एक जगह बैठ के एहतजाज अपना रिकॉर्ड ज़रूर करवाएं, लेकिन रास्ते खोल दें। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब तहरीक लब्बैक वाले क्या कहते हैं? तहरीक लब्बैक वाले अपना मौक़िफ़ ये देते हैं कि हमें इस एजेंडे के ऊपर नहीं चलना, हम यूरोप के बगैर चल सकते हैं, जो मुल्क भी तौहीन रिसालत करेगा उसके सारे रवाबित ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ये तहरीक लब्बैक को आसान इसलिए लग रहा है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि हम आज के दौर में, आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस सदी में रह रहे हैं, इस सदी में ऐसे मामलात को सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, मैं आपके सामने सारी वजूहत तो नहीं रखता, लेकिन एक मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालते हैं तो यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जो हमारा GSP प्लस का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि GSP स्टेटस होता क्या है। तो खैर हम इसकी तरफ जाते नहीं। एक तरफ तहरीक लब्बैक एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ PTI ने भी एहतजाज किया था, यानी कि 2014 में जो इन्होंने धरना दिया था 126 दिन का, इनको वो भी याद होना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमने भी वो गलत किया था। यानी कि हम तहरीक लब्बैक को अगर कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं और आपका एजेंडा ठीक है लेकिन आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो PTI को अपना धरना भी याद आ जाना चाहिए। जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने 126 दिन का धरना दिया था, वो 126 दिन का धरने में जिन लोगों को परेशानी के सामने हुई, स्कूल बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, यूनिवर्सिटियाँ बंद थीं, लोगों को आने जाने में मुश्किलात थी, एम्बुलेंसेस को नहीं था रास्ता मिलता, लोग मर रहे थे सड़कों पर, तब आपको क्यों नहीं था याद आया? आपको ये लोग याद आ जाते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, आप फौरी हुकूमत की रिट कायम करने की बात करने लग पड़ते हैं। तो सिचुएशन है उसके मुताबिक गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के बयान आए हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान आया है। वज़ीर-ए-आज़म का कलअदम तंजीम के मुतालबात मानने से इनकार, रास्ते बंद करने वालों से सख्ती से निमटने की हिदायत। यानी कि उन्होंने अदारों को सख्ती से निमटने की हिदायत कर दिया कि किसी तरह भी इनको अब आपने सड़कों से हटा देना है, यानी कि रास्ते बंद है जो उनको खोल देना है। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को TLP के एहतजाजी मार्च पर ब्रीफिंग दी गई और फैसला किया गया कि मुज़ाहिरीन को जेहलम से आगे जाने नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको जेहलम के करीब रोक दिया जाएगा कि उससे आगे वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। इस वजह से उन्होंने फैज़ाबाद इंटरचेंज को भी बंद कर दिया। तो ये उनका बयान आ गया। इसके बाद फवाद चौधरी का एक बयान आया। उन्होंने कहा जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भारत की मुआवनत हासिल है, यानी कि तहरीक लब्बैक को भारत की मुआवनत हासिल है। ये पहले भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है, ये नया इल्ज़ाम नहीं है लगा इनके ऊपर। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए कि जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लाग रहे हैं ये उनको गलत भी साबित करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पहले 6 मरतबा तमाशा लग चुका है और हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर है कि लोगों को नुकसान पहुँचने, जबकि TLP की क़यादत चाहती है कि लोगों का खून सड़कों पर नज़र आए। तो ये फवाद चौधरी साहब ने अपना बयान दिया। इसके बाद शेख रशीद साहब का बयान आ गया। उन्होंने क्या कहा है जी, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर तलब करने का ऐलान करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत सिंध की तरह रेंजर्स को कहीं भी तैनात कर सकती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर उन्होंने जुलूस ईद-उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाला था और इसको धरने में तब्दील कर दिया, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। शेख रशीद साहब ने मज़ीद क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव है, गैर मुल्की ताकतें हम पर पाबंदियाँ आयद करना चाहती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर हम ऐसे एजेंडों का हिस्सा बनते रहते हैं तो हमारे ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अब फजलुर रहमान साहब का भी एक बयान आ गया और मज़ाक का हेज़ बयान मुझे लगता है। इसकी वजह ये है, फजलुर रहमान साहब ना कोई मौका जाने नहीं देते, तो इनको अचानक ही एक आशिक़ रसूल का अंदर से ना आवाज़ आ गई है कि मैं भी एक आशिक़ रसूल हूँ, और इन्होंने ये कहा जी एहतजाज TLP का कानूनी हक़ है, TLP पर ज़ालिमाना तशद्दुद किया जा रहा है। फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा कि इमरान खान खुद तो धरना देते हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों है? नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा जायज़ था तो इमरान खान के ख़िलाफ़ नाजायज़ कैसे है? यानी कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को टीज़ किया है कि जब आपने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ धरना किया था, एहतजाज किया था, तब अब वो जायज़ हो गया था, लेकिन अब ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करे तो अब ये जायज़ नहीं है।
तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ कि जब 2016 में मुल्क पाकिस्तान के अंदर तौहीन रसालत के कानून में तब्दीली की जा रही थी, तब आप कहाँ थे? तब तो आपने एक आवाज़ भी नहीं थी निकाली। और सलीम साफ़ी साहब ने आपसे इस बार 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 सवाल किया था कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, आपने जवाब ही नहीं था दिया। और भी बहुत से सहाफ़ियों ने आपसे सवालात किए थे कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपने कहा आप इसका जवाब ही नहीं थे देते थे। तब वो हमारे मुल्क के अंदर जुर्म हुआ था, यानी कि हमने अपने मुल्क के अंदर जो तौहीन रसालत का कानून है उसके अंदर तब्दीली करने जा रहे थे। तब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई, हमने भी आवाज़ उठाई, दूसरे लोगों ने भी आवाज़ उठाई, डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई, वकला हजरात बाहर निकले, सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा बोला। तो इस वजह से ये मामला दब गया और मामला पहले जैसा हो गया। तो आप तो उस वक़्त सोए हुए थे, वो कहते हैं ना कि सत्तू पी के सोए हुए थे, तो आप तो उस वक़्त सत्तू पी के सोए हुए थे, आपको तो पता ही नहीं था। और अचानक अब आज आपके दिल में मुहब्बत रसूल जाग गई है और आप कह रहे हैं जी कि यह एहतजाज जायज़ कर देना चाहिए। आपका मकसद ये है कि दोनों पार्टीज़ लड़ें, गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक आपस में लड़ें और आप इसको कैश करें, आपका ये एजेंडा है। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा जी कि जो आज तशद्दुद हुआ है, यानी कि जो आज मरीदके के करीब तशद्दुद हुआ है, तसादम हुआ है, और उस तसादम में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक सवाल मैं ये भी उठाऊँगा कि आप ये तो बता देते हैं कि इतने पुलिस वाले शहीद हो गए, इतने वो ज़ख्मी हो गए, लेकिन आप ये नहीं बताते कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो कितने शहीद हुए, वो कितने मारे गए, वो कितने ज़ख्मी हैं, उनका क्या इलाज किया जा रहा है, उनका पुरसाने हाल कौन है, आप ये नहीं बताते। अब तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज़ायद जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो सीरियस हालत में हैं, यानी कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा नागज़ीर है और उनका इलाज भी बहुत मुश्किल से किया जा रहा है, उनको इलाज करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही डॉक्टरों को। और 400 से ज़ायद वर्कर्स हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो ज़ख्मी हैं, और 250 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये अदादोशुमार है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब के। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि मुहब्बत रसूल साबित करने के लिए, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत का इज़हार करने के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है। अगर एक बंदा जो पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है उसके दिल में मुहब्बत रसूल है या नहीं, इसका फ़ैसला आप कैसे कर सकते हैं? आप जिसको मार रहे हैं अगर उसके दिल में भी सच्चे आशिक़ रसूल है वो, तो आप इसका फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? एक आशिक़ रसूल दूसरे आशिक़ रसूल को कैसे मार सकता है? मेरा ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से सवाल है, इसका जवाब उनके पास नहीं है। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल है, वो कितने बड़े आशिक़ रसूल हैं। जब बड़े आशिक़ रसूलों का नाम आता है तो उनका नाम फ़ख्र से लिया जाता है। वो आशिक़ रसूल थे और उन्होंने अपने आशिक़ रसूल होने का प्रूफ दिया था। वो ना तो कोई मौलवी था, ना किसी मदरसे से पढ़ा हुआ था, वो एक आम बंदा था, एक लोहार का बेटा था, और उसने अपने आशिक़ रसूल होने का दावा साबित कर दिया। तो आप कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर? आप समझते हैं ये जो 10 लाख, वैसे फिगर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कि 10 लाख वर्कर बाहर निकले हुए हैं, यही आशिक़ रसूल हैं 22 करोड़ आवाम में, 22 करोड़ की मुल्क की आबादी में यही आशिक़ रसूल हैं। तो फिर भाई आपको सल्यूट है। आपने अपने मुल्क के साथ वफा करनी है, अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना। आपने पहले भी जो धरने दिए थे उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क का हुआ था, और जिसने धरने दिए हैं आज तक हमारे मुल्क में उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे मुल्क का हुआ था। वो PTI का धरना हो, वो तहरीक लब्बैक का धरना हो, वो नून लीग का धरना हो, वो जिस भी पार्टी का हो, उसकी वजह से हमें नुकसान ही उठाना पड़ा है। लोगों को नुकसान पहुंचा, लोगों के खून बहे हैं, लोगों की जानें गई हैं, लोगों ने अपने जानो माल ज़ाया किए हैं और इन सब का नुकसान हुआ है। तो आपको ये चाहिए कि एहतजाज करना आपका हक़ है, लेकिन एहतजाज करें, लेकिन लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो आप ये जो कहते हैं ना कि जो धरने का हिस्सा बन रहे हैं यही आशिक़ रसूल हैं, ये आपकी बुनियाद और आपकी बात बिल्कुल गलत है। आप बाकी मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, बाकी मुसलमानों के भी जज्बात वैसे ही हैं। अगर आज भी कोई तौहीन रसालत का मर्तकब होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर रह के और अपने मुल्क के आइन के मुताबिक रहते हुए ही आवाज़ उठा सकते हैं। हम ना तो आइन से बाहर जा सकते हैं, ना अपने मुल्क से बाहर जाकर एहतजाज कर सकते हैं। और जिसने फ़्रांस में सबसे पहले गुस्ताखी की थी वो एक स्कूल टीचर था। आपको तो ये भी नहीं पता कि कब हुई थी गुस्ताखी,
तो उस वक़्त भी हमने आवाज़ उठाई थी और आज भी आवाज़ उठाएंगे। जब जब इस्लामोफोबिया का कोई मुल्क इर्तिकाब करेगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे और आइंदा भी उठाते रहेंगे। लेकिन ये वक़्त हमारे इकट्ठा होने का, दुनिया के सारे मुल्क इकट्ठे हुए हैं इस टाइम पाकिस्तान को दबाने के लिए। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाए, पाकिस्तान को लवारिस और लाचार कर दिया जाए। भारत सबसे बड़ा हमारे हित में दुश्मन बैठा हुआ है, हमारे इसराइल दुश्मन बैठा हुआ है, हमारी अमेरिका दुश्मन बैठा हुआ है हमारा, और भी बहुत दुश्मन है हमारे बैठे हुए जो इस टाइम ये चाहते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट है, जो यूरोपीय यूनियन है पूरी, वो हमारी दुश्मन बनी हुई है इस वक्त। वो ये चाहती हैं कि हम किसी ना किसी तरह पाकिस्तान हमें मौका दे और हम पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाएं ताकि ये लोग एक दूसरे को मारते हुए मर जाएं। लेकिन ये वक्त एहतजाज करने, धरने करने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने का नहीं, मुल्क के साथ खड़े होने का और लोगों को तालीम देने का। इस्लामोफोबिया से आज के दौर में सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई बंदा लड़ सकता है तो वो आवाज़ के ज़रिए लड़ सकता है। आप जब तक उनको तालीम नहीं देंगे आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हमें लोगों को बताना होगा कि नबी पाक की शान क्या है और उनके दिलों को बदलना होगा। जब इसमें हम कामयाब हो जाएंगे तो हमें किसी किस्म की लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।